हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मास्टर्स गाइड। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। और ये आपको मेरा चैनल आपको सीटेड में 130 प्लस दिलाएगा। वादा है, दावा है मेरा, एक बार सीटेड पार। और आज आपके लिए हम लेके आए हैं हिंदी, सीटेड की हिंदी पेडोकोलॉजी नहीं है, ये हिंदी का गद लेके आए हुए हैं। हम गद डांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज देखेंगे कि सीटेड में किस तरीके का गद डांस पूछा जाता है। चलिए देर नहीं करते हैं, फिर गद डांस को देखते हैं किस गद डांस है। कौन सा विशेषण गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सबसे उपयुक्त वाले विकल्प चुनिए। तो ये गद्यांश क्या है, आप क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। कौन सा विशेषण गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है? गद्यांश क्या है, पहले गद्यांश पढ़ेंगे। सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक रचना में कहा है, जैसा हो आघात रे वैसा बजे सितार, तेरी ही आवाज की प्रतिध्वनि है संसार। किसने कहा है? सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज जी ने। हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं वैसी ही ध्वनि उससे निकलती। यदि कठोरता से आघात करते हैं तो कठोर ध्वनि उत्पन्न होती, लेकिन यदि कोमलता से आघात करते हैं तो कड़ की कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम किसी वाद्य यंत्र को नियम पूर्वक ठीक से बजाते हैं तो सही राग उत्पन्न होता है, अन्यथा सही राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में गुणीजन हमारे गायन अथवा वादन की ओर आकर्षित ही नहीं होंगे। हमारे जीवन रूपी सितार की भी यही स्थिति है। यानी जो जीवन रूपी सितार वो हमारे वाद्य यंत्रों के तरीके है, उसको भी अगर नियम से सही तरीके से नहीं बजाया जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं। यदि हम अनुशासन में रहते हुए प्रत्येक कार्य नियमानुसार करते हैं तो जीवन रूपी सितार से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक राग रूपी कार्य हमें सार्थकता और आनंद ही प्रदान करेगा। इस संसार में हम जो कुछ सोचते हैं, कहते हैं अथवा करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, ना कम ना अधिक। जब हम किसी खंडहर अथवा वादी में कोई अच्छा शब्द या वाक बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही अच्छा शब्द या वाक गूंजता हुआ हमें सुनाई पड़ता है। और यदि हम कोई बुरा, अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही बुरा, अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक हमें सुनाई पड़ता है। यदि हम सुरीली आवाज़ निकालते हैं तो वैसी ही सुरीली आवाज़ लौट कर हमारे पास आती है, लेकिन यदि हम डरावनी आवाज़ निकालते हैं तो वैसी ही डरावनी आवाज़ लौट कर आती है। हम जैसा एक बार बोलते हैं, अनुभव करते हैं, वे भी इसका असर हम समझते नहीं, चूँकि आवाज़ के लौट कर आने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए हम उसे स्वतंत्र घटना मान लेते हैं। ये एहसास नहीं कर पाते कि हमारे ही किए हुए काज, हमारे ही सोचे हुए भाव अलग दिशा से हमारे पास आते दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या था, कौन सा विशेषण गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इस गद को हमने पढ़ा दोस्तों। आप ऑप्शन देखते हैं, संगीतकार, रचनाकार, कवि, गीतकार। तो इसमें आपने ये पढ़ा है, तो यहाँ पे हमें विशेषण पता लगाना किस पर? सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज जी पर, कि ये जो दिए गए हैं कि संगीतकार, रचनाकार, कवि, गीतकार तो क्या नहीं है और कौन सा विशेषण उनके लिए नहीं है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होता है कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हमसे है नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है उपयुक्त नहीं है, नहीं शब्द लगा दिया गया। तो जो गोपाल दास नीरज जी हैं वो संगीतकार हैं, हमें क्योंकि समझ में आ रहा है वो संगीत की ही तारीफ। कवि भी हैं, अच्छे गीतकार भी हैं, तो क्या नहीं है दोस्तों? रचनाकार नहीं है। कि नीरज जी के लिए विशेषण जो है वो रचनाकार उपयुक्त नहीं है। बाकी संगीतकार, कवि, गीतकार ये उपयुक्त हैं। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है सीटेट में, क्योंकि कभी सीटेट में पूछा जाता है, अधिकतर नहीं है।
और हम लोग है में टिक लगा देते कि हाँ सुप्रसिद्ध गीतकार, कविकार, संगीतकार नीरज जी हैं। तो नहीं पूछा गया, तो ये रचनाकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी गद्य से है। सुप्रसिद्ध गीतकार नीरज जी के ही गद्य से पूछा गया है क्वेश्चन, घृणास्पद का संधि विच्छेद। तो दोस्तों गद्य हमने पिछले उसमें पढ़ा है, कुछ थोड़ा बहुत याद होगा, नहीं तो मैं फिर से पढ़ देती हूँ। सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक रचना में कहा है, जैसा हो आघात रे वैसा बजे सितार, तेरी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि है संसार। फिर इसी रचना को विशेष मतलब व्याख्या की गई है कि जैसी हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात मारेंगे वैसी ही ध्वनि निकलेगी, और इसी तरीके से जीवन भी हमारा है, जैसा ही हम जीवन में करेंगे वही हमें वापस सुनाई दे। अब पूछा गया है दोस्तों घृणास्पद, यानी ये जो आप देख रहे हैं घृणास्पद शब्द, यहाँ से ये पूछा गया है, इसका संधि विच्छेद। तो घृणा ऑप्शन है घृणापद, फिर ऑप्शन बी में घृणास्पद है, फिर ऑप्शन सी में घृणास्पद है, फिर ऑप्शन डी में घृणाप्रद है। तो इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों ऑप्शन सी घृणास्पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है सुप्रसिद्ध गीतकार नीरज जी की रचना पर ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो डैश डैश की कर्मवाच में रचना हुई। हमें इस वाक्य का कर्मवाच में ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक है यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोले तो डैश डैश, फिर ऑप्शन बी है यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो डैश डैश, ऑप्शन सी है यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलेंगे तो डैश डैश, ऑप्शन डी है यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते रहेंगे तो डैश डैश। तो क्वेश्चन को फिर से हमें समझना है कि क्या पूछा, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो की कर्मवाच। तो दोस्तों इसका कर्मवाच होगा यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो, यानी ऑप्शन बी यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो। ऑप्शन बी सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं इसी गत से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से भिन्न हो। किसकी दृष्टि से, प्रत्यय की दृष्टि से। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है कोमलता, निकलता, सार्थकता, कठोरता। तो दोस्तों इसका भी कोमलता, सार्थकता, कठोरता और निकलता, ये चार ऑप्शन है आपके पास, और इसमें पूछा गया है प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से भिन्न है। किसकी दृष्टि से पहचानना है हमें, प्रत्यय की दृष्टि से पहचानना है। तो दोस्तों प्रत्यय तो सबको पता होता है, तो इसलिए कि जो पीछे लगता है तो वही प्रत्यय होता है, शब्दों के पीछे लगने वाला जो अक्षर होता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो कोमलता, निकलता, सार्थकता, कठोरता में जो प्रत्यय की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो निकलता शब्द अलग है, बाकी सब में प्रत्यय सेम लग रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न क्या है, हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझाने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है। तो दोस्तों आपने पढ़ा ही है गद्य में कि हम जैसा करते हैं वैसा हम पाते हैं, इसके लिए लेखक ने और बताया है अपने उसमें गद्य में। उस लाइन को हम फिर से पढ़ लेते हैं। हमारे जीवन, देखिए, सही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में गुणीजन हमारे गायन अथवा वादन की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। हमारे जीवन रूपी सितार की भी यही स्थिति, यदि हम अनुशासन में रहते हुए प्रत्येक का नियमानुसार करते हैं तो जीवन रूपी सितार से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक राग रूपी कार्य हमें सार्थकता और आनंद प्रदान करते हैं।
तो हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया है एग्ज़ाम्पल में कि हम जब वादी में या खंडहर में जैसा बोलेंगे वो हमें थोड़ी देर बाद वैसा ही सुनाई देता है वाक्य की गूंज में। तो ऑप्शन इन्होंने क्या दिए, सितार का, आधार का, गूंज का, अनुशासन का। तो इसका राइट आंसर है गूंज का, क्योंकि उन्होंने कहा है यहाँ पर कि हम खंडहर अथवा वादी में एग्जाम्पल दिया है, हम खंडहर अथवा वादी में कोई इच्छा शब्द या वाक बोलेंगे, वही कुछ देर बाद वाक गूंजता हुआ हमें सुनाई देता है। तो गूंज का एग्जाम्पल दिया है। हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं समझाने के लिए लेखक ने गूंज का एग्जाम्पल दिया। किसका? गूंज का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई है? जीवन के साथ सितार की तुलना, ऑप्शन क्या है? जीवन सितार की भांति संगीत में होना चाहिए, सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है। ऑप्शन सी है, जीवन तो सुरीला ही होता है। तुलना ही असंगत है। तो अभी अब मैंने पढ़ के बताया था कि जीवन रूपी जैसा मतलब सितार से जैसा, सितार को जैसे अच्छे से बजाओगे नियमों के अनुसार वैसे ही अच्छा से धुन निकलती है। और इसी तरीके से जीवन है कि अनुशासन के जैसे ही अनुशासन के साथ नियमापूर्वक आप करते हैं तो वैसे ही आपका राग रूपी कार्य सार्थक और आनंदमय होता है। तो इन्होंने सितार का जो एग्जाम्पल दिया, सितार जीवन के आधार के लिए जीवन के साथ सितार की तुलना जो की गई है, तो सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है जो अनुशासन और नियमों से बंधा हुआ है। तो यह ऑप्शन बी सही होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के कर्ण प्रिय ध्वनि का आश्रय, ऑप्शन क्या है? कानों में प्रिय, कानों को प्रिय, कानों से प्रिय, कानों पर प्रिय। क्या पूछ रहा है? कर्णप्रिय ध्वनि, कर्णप्रिय ध्वनि। तो इसका राइट आंसर होगा कर्णप्रिय ध्वनि का मतलब होता है कानों को जो प्रिय हो, कानों को जो प्रिय हो वो कर्णप्रिय है। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, एक ही वाद्य से कोमल और कठोर ध्वनि निकलना किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन क्या है? बजाने वाले की कला पर, ऑप्शन बी श्रोता की रुचि पर, हल्के या तेज आघात पर, डी में क्या है? वाद्यन पर। तो यहाँ उन्होंने बताया कि जैसे हल्का हाथ मारेंगे तो ध्वनि बजाने वाले की कला पर नहीं, ये ऑप्शन गलत है। श्रोता की रुचि पर नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन सी हल्के या तेज आघात पर कोमल और कठोर ध्वनि निकलती है। हल्का होगा तो कोमल ध्वनि निकलेगी, तेज आघात करेंगे तो कठोर ध्वनि निकलेगी। तो हल्के या तेज आघात पर निर्भर करता है। साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पददांश से है। अभी हमने गद्यांश सॉल्व किया था, अब हम करेंगे पददांश सॉल्व। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? वे मधु लूटा ही करते हैं, वाक में संज्ञा पूछी जा रही है। तो पहले हम काव्यांश को पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से दोस्तों। मधु मिट्टी के हैं बने हुए, मधु घट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मधुलाले के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं, वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ है, कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। काव्यांश हमारा बहुत सुंदर काव्यांश आया है, सीटेट में पूछा जाता है। ऐसे ही सुंदर सुंदर काव्यांश पूछे जाते हैं, पढ़ने में मन मुग्ध हो जाता है। चलिए हम पर काव्यांश की पे नहीं जाते, हम क्वेश्चन पे जाते हैं।
दोस्तों वे मधु लूटा ही करते हैं, वाक्यांश पर संज्ञा क्या, ऑप्शन क्या है मधु, ऑप्शन बी लूटा, ऑप्शन सी करते, ऑप्शन डी ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा मधु। मधु क्या है हमारी संज्ञा है, मिनट, मधु हमारी संज्ञा है। क्या है मधु संज्ञा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए। 7 नेक्स्ट करते हैं, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। मादकता का अर्थ है, मादकता ऑप्शन ए नशा, बी अभिमान, सी आकर्षण, डी मदिरा। तो मादकता का सबको पता है नशा अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं, कवि पाठक से क्या आग्रह करता है, कवि जो है पाठक से क्या आग्रह करता है। ऑप्शन ए प्याले तोड़ने के लिए, ऑप्शन बी बीती हुई बातों को भुलाने के लिए, ऑप्शन सी मदिरा लाए जाने के लिए, ऑप्शन डी मधु लूटने के लिए। तो कवि ने पाठक से एक बात लास्ट लाइन में कही है, आप दोस्तों आपने पढ़ा है नहीं तो ध्यान से देखिए, लास्ट की लाइन देखिए, जो बीत गई सो बात गई। यानी वो पाठक जो कवि है वो पाठक से कह रहा है बीती हुई बातों को भुलाने के लिए, जो बीत गई सो बात गई। तो यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। सेव करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधु को लूटा करते हैं निम्नलिखित, मधु को लूटा करते हैं। ऑप्शन कच्चा पीने वाले, कौन लूटा करते हैं कच्चा पीने वाले, बी मधु से जलने वाले, सी मदिरालय वाले, डी जो मादकता के मारे हैं वो मधु को लूटा करते हैं। तो आप देखेंगे फिर से काव्यांश को एक बार देख लें। मधु मिट्टी के बने हुए मधु घट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घटे मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा करते हैं। यही आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों, जो मादकता के मारे हैं वे मधु को लूटा करते। तो पूछा जा रहा है मधु को लूटा करते हैं कौन से, जो मादकता के मारे हैं, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट करिए फिर से, प्याले का भाव है निर्देश, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। देखते हैं विकल्प दोस्तों, मनुष्य, ऑप्शन ए, बी में प्याला, सी में व्यक्ति विशेष, डी में यह सभी। तो राइट आंसर है मनुष्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधु मिट्टी के हैं बने हुए इस पंक्ति का आश्रय क्या है। ऑप्शन ए कच्ची मिट्टी से बने हुए, ऑप्शन बी कोमल मिट्टी से बने हुए, सी कोमल भावना से बने हुए, ऑप्शन डी कमजोर हृदय वाले। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा कोमल भावनाओं से बने हुए, सी राइट ऑप्शन